आज हमने लास्ट लेक्चर में राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत और मातृक सिद्धांत प्रमुख हैं। लेकिन ये सिद्धांत पूर्ण रूप से राज्य की उत्पत्ति का सही चित्रण नहीं करते। देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि राज्य की स्थापना ईश्वर के द्वारा की गई है, लेकिन शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य की स्थापना शक्ति के द्वारा की गई है, और सामाजिक समझौता सिद्धांत समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना का चित्रण करता है। लेकिन ये तीनों सिद्धांत यह बताते हैं कि राज्य का एक विशेष समय पर निर्माण किया गया है। लेकिन यदि हम देखें तो राज्य नामक संस्था का एक विशेष समय पर निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि राज्य नामक संस्था आज जिस रूप में हमें दिखाई देती है वो एक विकास के लंबे विकास के बाद अस्तित्व में आई है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहते हैं कि क्योंकि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत पिता परिवार का मुखिया होता था और परिवार से कबीले का जन का और जन से कबीले का निर्माण हुआ है, और इस तरह से राज्य नामक संस्था की स्थापना हुई है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत ये बताता है कि परिवार के विस्तार से ही राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि जो राज्य नामक संस्था है वो परिवार का विस्तार मात्र नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत सही माना जाता है वो यह माना जाता है कि राज्य नामक संस्था का एक विकास हुआ है, और राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, जो यह मानता है कि राज्य का विकास एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद हुआ है और आदिकालीन समाज से विकास करते करते आज वर्तमान में राष्ट्रीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति किस तरह से हुई है और कब हुई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात पर सभी राजनीति विज्ञानी सहमत हैं कि राज्य नामक संस्था का विकास हुआ है। अपने विकास के प्रारंभ में राज्य नामक संस्था एक छोटे रूप में थी। धीरे धीरे विकास होते हुए यह एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित हुई है। राज्य के विकास में जो विभिन्न तत्व हैं इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और राज्य के विकास में जो सहायक तत्व हैं वो निम्न हैं। पहला है मूल सामाजिक प्रवृत्ति। राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का रहा है। मनुष्य प्रारंभ से ही एक सामाजिक प्राणी रहा है। कोई भी मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, और मनुष्य की जो ये प्रवृत्ति है सबके साथ मिलजुल कर रहने की, सामाजिक प्राणी के रूप में रहने की, उसने राज्य नामक संस्था की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि मनुष्य की इस सामाजिक प्रवृत्ति के कारण सभी लोगों ने जब एक साथ रहना शुरू करा तो प्रारंभ में तो क्योंकि जनसंख्या कम थी इसलिए मानव जीवन था वो सरल था, लेकिन जैसे जैसे समाज विस्तृत होता गया और जैसे जैसे जीवन जटिल होता गया वैसे वैसे ही मनुष्य के या जो सामाजिक जीवन था उसमें नियमों की आवश्यकता महसूस हुई, और मनुष्य की इस साथ में रहने की प्रवृत्ति के कारण ये आवश्यक हुआ कि कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि उनको नियंत्रित कर सके, और मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति ने ही राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण
योगदान दिया है। राज्य की उत्पत्ति में दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक तत्व रहा है वो है रक्त संबंध। रक्त संबंध राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक तत्व रहे हैं। रक्त संबंधों ने राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम देखें तो सामाजिक संगठन का जो आधार है वो है परिवार, और परिवार का जो आधार था वो रक्त संबंध था। रक्त संबंध एकता और दृढ़तम रक्त संबंध के आधार पर मनुष्य आपस में एक दूसरे से बंधे रहे। लोगों को जो प्रारंभ में जो उन्हें आपस में जोड़ने वाला जो तत्व था वो रक्त संबंध था। रक्त संबंध के आधार पर लोग परिवार के रूप में आए, परिवार से जन का विस्तार हुआ और जन से कबीले के रूप में आए। जो एक रक्त संबंध से संबंधित थे उन्होंने एक परिवार या कुल की स्थापना करी या कबीले की स्थापना करी, और इस तरह से विभिन्न रक्त संबंधों के आधार पर विभिन्न कबीलों की स्थापना हुई, या रक्त संबंध के आधार पर जब कबीलों का विस्तार हुआ तो उसने आगे चलकर राज्य को जन्म दिया। तो यदि हम प्रारंभिक संस्था के रूप में माने तो रक्त संबंध के आधार पर प्रारंभिक संस्था के रूप में परिवार था। परिवार से कबीले बने और कबीलों में कबीला जैसे जैसे बड़ा होता गया उससे राज्य नामक संस्था की स्थापना हुई। रक्त संबंधों का जो आधार माना गया है, कुछ जगह रक्त संबंधों का आधार माता को माना गया, और माता को इसलिए माना गया क्योंकि प्राचीन समय में कुछ समाजों में बहुपति प्रथा थी, और ऐसी स्थिति में अस्थायी वैवाहिक संबंध था, और ऐसी स्थिति में जो परिवार था वो माता के नाम से माना जाता था। लेकिन बाद में जब कृषि कार्य व्यक्ति करने लगे तब धीरे धीरे पुरुषों की प्रधानता बढ़ने लगी, और इस प्रकार पहले कुटुंब, फिर कुल और फिर समाज तथा राज्य अस्तित्व में आया। और परिवार का जो मुखिया था वो पिता होने लगा और सभी सदस्य उसके आदेशों की पालना करने लगे। परिवार के मुखिया बाद में कुल का कुलपति बना और फिर कबीले का सरदार बना, और बाद में उसके पास कबीले का सरदार बनने के कारण प्रशासनिक, नैतिक और धार्मिक शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ आ गई, और इस तरह से राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई। राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति में तीसरा जो प्रमुख कारक तत्व है वो धर्म है। रक्त संबंध की तरह धर्म ने भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्य के विकास में रक्त संबंध और धर्म घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे हैं। यदि हम देखें तो धर्म का जो प्रारंभिक रूप था वो रक्त संबंध पर आधारित था, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार के जो वृद्ध व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, और इस आधार पर उन्होंने पितृ पूजा प्रारंभ कर दी, और इस प्रकार धर्म ने कुटुंब को एकता के सूत्र में माना। प्रत्येक जो कबीला था उसका कोई ना कोई देवता होता था, स्थानीय देवता होता था, और इस तरह से कुटुंब के संगठन में सभी मनुष्य एक देवता की पूजा करने लगे, एक धर्म को मानने लगे और धार्मिक कार्यों को करने लगे। धार्मिक नियमों से को जो परिचय करवाया गया इस कबीले में वो वृद्धों की एक समिति के द्वारा किया गया, और बाद में धर्म का एक दूसरा रूप भी प्रचलित हुआ, वो प्राकृतिक शक्तियों के रूप में हुआ। मनुष्य क्योंकि जंगली अवस्था में था, विज्ञान का उदय नहीं हुआ था, ऐसी स्थिति में जो भी प्राकृतिक परिवर्तन होते थे जैसे कि बिजली की कड़क, बादलों की गड़गड़ाहट, उसमें मनुष्य ने ईश्वर की शक्ति का अनुभव करा और प्रत्येक इस तरह की प्रकृति के लिए एक देवता बन गए, जैसे कि पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण आदि देवताओं के रूप में उनकी पूजा होने लगी। और एक शक्ति के जो उपासक थे वो धर्म के आधार पर घनिष्ठ रूप से बन गए, जो कि राज्य का आधार बना।
इस तरह से धर्म ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों को धर्म के आधार पर एक सूत्र में बांधने का कार्य करा। राज्य की उत्पत्ति का जो चौथा कारक तत्व है वो शक्ति है। राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राज्य नामक संस्था, राज्य के विस्तार में राज्य नामक संस्था में शक्ति महत्वपूर्ण कार्य रहा है। राजनीतिक जो अवस्था थी, या हम यदि देखें तो प्रारंभ में हमने जैसा देखा है कि परिवार से कबीले का उदय हुआ, और कबीले में क्योंकि एक रक्त संबंध और एक धर्म से बंधे हुए लोग थे, बाद में उन कबीलों ने दूसरे कबीलों पर आक्रमण करा। जो शक्तिशाली का कबीला था उसने धीरे धीरे अन्य कबीलों पर आक्रमण करा, और इस तरह से वो करता गया। और इस तरह से जब एक कबीले के द्वारा दूसरे कबीले को अपने अधीन कर लिया गया, तीसरे को कर लिया गया, और इस तरह से एक निश्चित भूभाग पर उनका नियंत्रण हो गया, और निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग उनकी प्रजा बन गए, और इस तरह से राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई। जो शक्ति सिद्धांत है वो ये मानता है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है और दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। और इस तरह से जब एक राज्य की स्थापना हुई तो उन राज्य के द्वारा और जन्मभूमि को अपने नियंत्रण में लेने के लिए युद्ध हुए, और इस तरह से राज्य का विस्तार होता गया, और सेना या शक्ति राज्य की को बनाए रखने के लिए और राज्य के विस्तार करने के लिए एक प्रमुख कारक तत्व के रूप में होने लगी। राज्य की उत्पत्ति का नेक्स्ट जो कारक तत्व है वो आर्थिक गतिविधियां हैं। राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि हम देखें तो अन्य जो राजनीति विज्ञानी उन्होंने भी ये माना है कि राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम देखें तो मनुष्य के विकास के आर्थिक दृष्टि से मनुष्य के विकास के हम 4 चरण देखते हैं। प्रारंभिक चरण में यदि हम देखें तो प्राकृतिक अवस्था में शिकार मनुष्य की आजीविका का आधार था, और इस अवस्था में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमता रहता था, लेकिन क्योंकि शिकार उसकी आजीविका का मुख्य आधार था, इसलिए 4 से अधिक लोग मिलकर शिकार करने लगे, और इस तरह से एक संगठन का उदय होने लगा। द्वितीय जो आर्थिक अवस्था थी वो पशुपालन की अवस्था थी, और पशुपालन की अवस्था में मनुष्य क्योंकि पशुओं को पालकर अपना गुजारा करते थे, ऐसी स्थिति में पशुओं के चारे के लिए और उनके पानी के लिए मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, लेकिन अपनी रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए मनुष्य का संगठन में रहना जरूरी था। तो इस तरह से जो आखेट अवस्था में मनुष्य जितने संगठन में नहीं रहते थे, पशुपालन अवस्था में मनुष्य ज़्यादा संगठन में रहने लगे। तीसरी अवस्था कृषि अवस्था थी, और इस कृषि अवस्था में मनुष्य के जीवन का जो आधार था वो खेती था, और इसलिए मनुष्य ने नदी के आसपास जहाँ की जल की उपलब्धता थी वहाँ की भूमि पर स्थायी रूप से रहना शुरू करा। वहाँ पर उन्होंने कृषि कार्य करना शुरू करा, और इससे संपत्ति का उदय हुआ जब व्यक्ति ने भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू करा। और संपत्ति के उदय के साथ ही मनुष्य में भूमि के लिए संघर्ष बढ़ने लगे, और ऐसी स्थिति में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी जो कि व्यक्ति के मध्य जो संघर्ष हैं उनको नियंत्रित कर सके। चौथी जो अवस्था है वो औद्योगिक अवस्था है, और औद्योगिक अवस्था के विकास ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया। और इस तरह से यदि हम देखें तो जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां रही हैं प्रारंभिक अवस्था से लेकर, यदि हम उसकी 4 अवस्थाओं को देखें तो धीरे धीरे जो राज्य नामक संस्था है इसका विस्तार हुआ है। तो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों ने मनुष्य को साथ में रहना सिखाया, और उसके कारण राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई।
राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति में छठा जो मुख्य कारक तत्व है वो राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना से तात्पर्य है कि मनुष्य ने कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य नामक संस्था की स्थापना करी है। यदि हम देखें तो राज्य के निर्माण के सभी जो कारक तत्व हैं उसमें राजनीतिक चेतना प्रमुख है। जब व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर बस गए और उनके आजीविका के साधन स्थायी हो गए तो उनकी यह इच्छा हुई कि लोग उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं कर लें, उनका जीवन सुरक्षित हो, उनकी संपत्ति सुरक्षित हो। इसलिए उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके जीवन की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो कि उनके जीवन की और संपत्ति की सुरक्षा कर सके, उनको नियंत्रित कर सके। और उसकी इस इच्छा ने राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को महसूस करा और जैसे जैसे व्यक्ति में ये राजनीतिक चेतना बढ़ती गई वैसे ही शासन की स्थापना हुई, कानूनों का जन्म हुआ और राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आई। तो यदि हम देखें तो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसमें इन कारक मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधि और राजनीतिक चेतना का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। राज्य नामक संस्था की जो उत्पत्ति है वो एक साथ नहीं हुई है, बल्कि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति जो हुई है हमने देखा है कि इन तत्वों के संदर्भ में कि राज्य नामक संस्था एक लंबे विकास का परिणाम है और इन सभी तत्वों का राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं जैसे कि देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक और सामाजिक समझौता सिद्धांत या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों में राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, जो कि यह कहता है कि राज्य नामक संस्था का उदय निरंतर विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है और उसके परिणाम वर्तमान में जो राष्ट्रीय राज्य है वो विकास के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आया